गजला, द ग्रेट गजला, द ग्रेट गजला। तो मैंने कहा कैन आई जस्ट करेक्ट यू, आप गजलर क्यों बोल रहे हैं? इतना तो ऐसा लग रहा है कॉकटेल पार्टी में गजल नहीं हो रही है, गजल कर रहा हूँ मैं। नहीं बाबा, मैं गजल गाता हूँ। एनीवे दैट्स हाउ आई जस्ट मेंशन दैट। Looking back at your career, there are three people who have played a role. I mean, there may be more obviously, but the ones I'll talk about, Jagjit Singh ji, Mehdi Hasan sir, and Khayyam sir. So if you can talk. जी, सबसे पहले आपने जगजी साहब का नाम लिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी सबसे पहले मुलाकात इन सब में जगजी साहब से हुई थी जब वो हैदराबाद आए थे, वेयर आई यूज्ड टू लिव। 1974 की बात है। दिस इज मच बिफोर हिज 1 year बिफोर हिज फर्स्ट लॉन्ग प्ले अनफॉरगेटेबल्स। तो इनका शो था वहाँ पर रविंद्र भारती में। माई फादर वॉज क्वाइट known in Hyderabad, and the organizer invited my father and me to meet Jagdish Saab in the afternoon, ऐसे ही auditorium में. So we walking down the aisle and we met, and he was rehearsing his show, and मुलाकात हुई दूसरे दिन बताना और दूसरे दिन I invited him for dinner, but he said I can't come for dinner. डिनर पे नहीं आ सकता, मैं जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं वापस। तो लंच पे आ जाएंगे। बोला ठीक है, लंच पे आ जाएंगे। लंच पे हमने घर पे दावत की, माय मदर, कुछ चंद लोगों को बोला। और जब मैं नया नया शुरू गाने का शौक था मुझे, तो मैं कैसे गाता था मालूम? ये हारमोनियम है, ये एक उंगली दूसरी उंगली, आई कुडंट प्ले द हारमोनियम, सो सा पा सा मा, दैट्स इट, उस पे मैं गाता था। तो महफिल मतलब क्या, घर पे आया सब मिले, तो मैंने कहा आज आपको गाना सुनाऊंगा मैं। कल आपने पूछा था, आज मैं सुनाऊंगा। बोले हाँ मैं सुना देना। अब घर में बैठे हैं तो ये ऐसे माइक्रोफोन था घर का दूसरा, घर का ही माइक्रोफोन, तनिक को ये बंद हो गया था बेटा, इतना परेशान हो, तो मैं बातें कर रहा हूँ, सो गया बेचारा। मेरी बातें तो ये हुआ कि स्टैंड नहीं था। नेचुरली घर में कहाँ स्टैंड होता, उस जमाने में की बात है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। और मेरा शौक है कि हारमोनियम है तो माइक भी चाहिए मुझे। तो जगजीत भाई देखे, क्या देख रहे हो? मैंने कहा भाई साहब वो माइक है लेकिन स्टैंड नहीं है। तो क्या हुआ, बैठ जा इधर, मैं तेरे साथ बैठ जाता हूँ, माइक मुझे दे दे, मैं पकड़ के बैठता हूँ। इफ दिस इज मी, ही इज हिम, आई एम सिंगिंग, हाँ गा, मैं गा रहा हूँ। और गाते गाते मैं भूल गया कि कितना टाइम हुआ। तो सडनली मेरी आंख खुली तो मेरी माँ दिखी मेरे सामने। वो कहती है कब तक माइक पकड़े रहेंगे? बड़ा मजा आया था। दिस इज माय फर्स्ट मीटिंग विद हिम। It is much later. बॉम्बे में उन्होंने कहा कि तुम बॉम्बे आओ, और वहाँ पर तो मैंने एक बार उसके बाद आए। 77 में मैं कनाडा में था। मेहदी साहब को हमने सुना था रेडियो पर, कैसेट्स पर, मुलाकात नहीं हुई थी कभी, नेचुरली वो आए नहीं थे ना, उनको देखा भी नहीं था। एक तस्वीर देखी थी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ, बड़ा बड़ी मतलब वो था, इच्छा थी, इश्तियाक था मिलने का, लेकिन अब क्या मालूम। 77 में मैं टोरंटो में रहता था, तो अचानक हमारे एक हैदराबाद के एक अजीम खान साहब, अजीम नाम था उनका, वो शाम में आए, मैं ना ठहरा था। बोले काम करो, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूँ। तो मैंने कहाँ चल रहे हैं? बोले कुछ नहीं, बस चलो। मैं बैठ गया। मैं आई रिमेम्बर आई वाज वेयरिंग अ जीन्स, ब्लू जीन्स डेनिम के, और एक वो टी शर्ट था ब्लू कलर का, ओंटारियो लिखा था उसके ऊपर, उनका मेपल लीफ वगैरह सब। तो बोले गए किसी के घर पे, बेसमेंट में गए, फिनिश बेसमेंट, वहाँ देखा एक साहब बैठे हैं, कॉलर वाला कुर्ता, काम किया हुआ, और पानदान सामने, लेडी ऑफ द हाउस वाज मेकिंग पान। सडनली आई रियलाइज दैट्स मेहदी हसन। मैं तो चुप के बैठ गया। तो बड़ा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं कहानी बोलता जाऊँगा तो 40 साल और निकल जाएंगे। मुलाकात हुई, प्यार किया, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, तुम्हें सुना मैंने और मेरे शागिर्द बन जाओ। तो मैंने कहा
No, no problem. One second. हाँ जी, सॉरी। कहाँ था मैं? अरे वाह, आप लोग फॉलो कर रहे थे, मैं समझा सो गए थे। मैं खाली इम्तिहान ले रहा था आप लोग। एनीवे, तो वो आए 78 में यहाँ पर और बहुत बड़ा उनका इस्तेकबाल किया गया, वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने कंठा बांधा, कंठा कहते हैं ना, धागा। और आई फॉर्मली बिकेम हिज शागिर्द। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, कंठा बांध दिया है। हाँ, आनंद जी भाई, आनंद जी भाई आ गए। आनंद जी भाई, नमस्कार नमस्कार। आप ही के जमाने की बात कर रहे थे। जी आइए आइए ना, जी आइए। अच्छा हाँ, आप जहाँ बैठे थे। मेरी तारीफ कर। आपकी तारीफ करना है और रहना नहीं है मुझे यहाँ पर। तो मैं बात कर रहा था, मेहदी साहब जब इंडिया आए थे 78 में, आनंद जी भाई आए, ऐसे टाइम पर बिल्कुल सही वक्त। आनंद जी भाई और कल्याण जी भाई से बड़ी दोस्ती थी मेहदी साहब की, आप तो जानते हैं, पेडर रोड पे। और कितने बार वो शाम में कल्याण जी भाई, मेहदी साहब, आनंद जी भाई मिलते थे, मुझे बुला लेते थे ऑल्टमाउंट रोड पे, कभी हमारे भानु के घर पे, या आपके कल्याण जी भाई के म्यूजिक रूम में। तो वो ऐसी, वो एक अलग माहौल था। तो मेहदी साहब ने जब कंधा बांधा, एक बात उन्होंने कही जो मैं बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा देखो बेटा, ये कंधा जो बांध रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट अ थ्रेड, इससे तुम मेरे खानदान में शामिल हो गए हो और मुझ पर, मतलब मुझ पर फर्ज बन गया कि जो मेरे और बुजुर्गों ने मुझे सिखाया वो तुम्हें दिखाऊं, सुनाऊं, सिखाऊं। और तुम पर फर्ज बन गया है कि जो मैं सिखाऊं उस पर अमल करो। ऐसा नहीं कि खाली शागिर्द बन गए और काम करते रहो। मेहनत करो, अमल करो, ताकि ये आगे की पीढ़ी तक पहुंचाना है तुम्हें। ये उन्होंने कहा था मुझे, बस। और तीसरी बात खयाम साहब की। खयाम साहब से मेरी मुलाकात हुई 78, एक प्राइवेट महफिल थी कार में, जहाँ पर सुरैया जी थी, मिसेस मदन मोहन, खयाम साहब, मिसेस खयाम जगजीत जी। तो मैंने गाया कुछ, तो उन्होंने कहा कि बेटा अच्छा गाते हो, मैं तुम्हें जब टाइम आएगा तो यार मैं गवाऊंगा। 78 की बात थी, भूल गया मैंने कहा ठीक खयाम साहब, थैंक यू वेरी मच। बाद में खयाम साहब ने बताया कि सुरैया जी ने उनको कहा मेरे जाने के बाद कि खयाम साहब देखिए, ये लड़के को ना कोई अच्छा ब्रेक देना, ऐसी वैसी फिल्म नहीं देना। तो खयाम साहब ने कहा बीबी, मैं ऐसी वैसी फिल्में नहीं करता, मैं अच्छी फिल्में करता हूँ। तो एक्चुअली जब 80 में जब उनके पास ये उमराव जान आई फिल्म, तो उन्होंने, आपको पता है कि उमराव जान में सिर्फ एक ही मेल सॉन्ग है, बाकी के सब आशा जी के हैं। तो ये खयाम साहब ने डलवाया एक, उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम, मुजफ्फर अली साहब को बोलकर। और फिर वो मैंने गा तो दिया महबूब स्टूडियोज में। और यकीन कीजिए आनंद जी भाई, मैं जब रिकॉर्डिंग सुना महबूब में, तो आप जानते कैसा साउंड होता था आज के ज़माने में। तो ऐसा नहीं है ना आज की वजह। मैं सुनकर मैंने कहा ये मेरी आवाज़ है, ओ माय गॉड, मैं क्या कर गया, मैं तो सुनने वाला नहीं, मैं भागे वहाँ से गाना गा के। बट देखिए ना, आज तक वो ऐसी ऐसी चीज़ बन गई है कि जब भी जाता हूँ तो कॉलेज के बच्चे जो पैदा भी नहीं होते जब, वो भी सुनते हैं, वो भी फरमाइश करते हैं। तो दैट्स द स्टोरी इन अ नटशेल। And then after that, Bazaar, after that, Daddy, then getting into films also. ये मतलब do you think that उमराव जान was that turning point? कि उसके बाद मतलब इतनी सारी फिल्में, literally it was that any big film had a song of yours, which was again musically rich. See, Gaurav, what I would say that I've sung in
you can count the songs on your fingers in the films. But I've been very fortunate that whatever I've sung for those films have become classics. So I'm very happy and I'm honored that I've come to that. बाजार, डैडी, उमराव जान और बहुत सारी हैं, मुझे याद भी नहीं आती हैं। लेकिन ये तीन तो ऐसी हैं कि कोई भी कॉन्सर्ट हो दुनिया में कहीं पर भी, ये तीनों गाए बगैर मैं उठ नहीं सकता। और एक गज़ल जो आपने अभी बताई, जो मैं जगजीत साहब ने कंपोज की थी, कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, जो फर्स्ट एल्बम में फर्स्ट वो ट्रैक था, तो ये तकिया कलाम बन गया मेरा, आइडेंटिफिकेशन हो गया मेरा। It's you know, we were discussing, both Narendra and myself, it's our favorite song of Talat ji, and of course we're going to request him in a bit to do the song. But really, Talat ji, tell us, because यहाँ पे again they're all music lovers and they've come from everywhere. जब आप गाना बनाते हैं, गजल बनाते हैं, तो what is the process? क्योंकि क्या होता है कि एक फॉर्म तो ऑलरेडी सेट होता है, अनलाइक अ फिल्म सॉन्ग जहाँ पे यू नो एक ओकेजन होता है, आइटम सॉन्ग भी हो सकता है, फास्ट सॉन्ग भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, बट ये एक फॉर्म आपका सेट है, आपको इसके अंदर खेलना है, तो व्हाट आर दोस चैलेंजेस? गौरव, और आप सबको बताता हूँ कि जब आप गज़ल को कंपोज करते हैं, गज़ल के शेर में जैसे मैंने बताया, उसमें खुद एक रिदम होता है, उसमें खुद एक धुन होती है। अगर आप उसको पढ़ लें, उसको समझ लें, तो खुद ब खुद वही बहर में आपकी बन जाएगी गज़ल कॉम्पोजिशन। उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि आमद आनी चाहिए। आमद मतलब इंस्पिरेशन। ये भी एक कल्याण जी भाई, ये बहुत ही ख़ास बात है। आप तो जानते हैं कि कल्याण जी भाई को आपने कितने बार देखा कि बैठे बैठे कंपोज कर दिया। कैसे किया? आमद आई ना। आमद का जो है, आमद इज इंस्पिरेशन। और गालिब का बहुत ही खूबसूरत शेर है। किसी ने पूछा मिर्ज़ा गालिब से कि मिर्ज़ा तुम ये जो लिखते हो, ये कहाँ से तुम्हें ये आती हैं, ये ख्यालात कहाँ से आते हैं, ये इंस्पिरेशन आमद कहाँ से आती है? तो गालिब ने कहा था, मशहूर शेर है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मानी में समझाऊंगा, कि आते हैं गायब से ये मज़ामी ख्याल में, आते हैं गायब से अनसीन, ये मज़ामी जो मैं लिख रहा हूँ ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। मतलब गालिब का जो कलम, वो ज़माने में वो क्विल होता था ना, वो आवाज़ करता था कागज़ में, तो ये जो कागज़ पे ये मेरा कलम आवाज़ कर रहा है, वो मैं नहीं कर रहा, वो मुझसे फरिश्ते करवा रहे हैं। आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट। तो फिर बात ये उठती है कि अगर ऐसा है तो फिर हर एक को इंस्पिरेशन आना चाहिए ना। एवरीबडी शुड बी एबल टू गेट इंस्पायर्ड बाय दैट। बट ये क्या है, यहाँ पर एक वो, आई थिंक मेरी जितनी छोटी सोच है, मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि बात ये है कि टू फ्रीक्वेंसी की बात होती है। मैं फ्रीक्वेंसी मतलब आज के ज़माने, ये रेडियो के हैं और इनके ज़माने बात कर रहा हूँ, तो अगर इनका मैं स्टेशन पर ये कुछ नशर कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, मुझे सुनना है तो आई हैव टू ट्यून इन टू दैट फ्रीक्वेंसी, नहीं तो वो तो इट्स बीइंग ब्रॉडकास्ट एवरीवेयर। So whoever can tune in to that frequency through their radio set. Now आपका रेडियो सेट आपकी आत्मा है, आपकी रूह है, आपका, तो अगर आप उसको डेवलप करके रिसीव करना जान लें तो आपको भी आ जाएगी आमद। Talking about composing and other thing is that selection of poetry and poets, because classic poets भी हैं, नए भी बहुत लिखते हैं तो वगैरह। तो what is your approach towards do you go by the subject or the poet or कैसे? नहीं, Narendra, I just whatever appeals to me inside, and I understand it, I feel it, that's what I do, उसको मैं ले लेता हूँ, चाहे वो असातिज़ा क्लासिकल पोइट्स का हो या मौजूदा शोरा हो या यंगस्टर्स हो, डजंट मैटर, बिकॉज हर एक में कुछ ना कोई बात होती है। इट्स अप टू अस टू रिकग्नाइज दैट, एंड इफ यू कैन डेवलप दैट, देन आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू जस्ट फील। गज़ल एक फील है। गज़ल कहते हैं ना कि आहिस्ता गज़ल पढ़ना ये रेशमी लहजा है, आहिस्ता गज़ल पढ़ना ये रेशमी लहजा है, तितली की कहानी है, खुशबू की ज़बानी है।
part of the 80s era, the growing up when so many ghazal singers were there, वो पूरा ghazal wave था. तो उसके बाद 90s में थोड़ा कम हो गया, फिर अभी वापस लोग सुन रहे हैं. What is your journey been, experience been in terms of the way? I started out in 1980, as you said. मेरे पहले जो रिकॉर्ड थे वो जगजीत साहब थे. मैंने रिकॉर्ड किया रिलीज माइन on the 8th of February 1980, which was incidentally his birthday. Then उसी साल में फिर पंकज का एल्बम आया आहट, एंड अनूप. तो यही तो होते होते फिर वो खजाना फेस्टिवल शुरू किया म्यूजिक इंडिया ने, विच इज संजीव कोहली. एंड देन इट वाज गजल वाज द यू नो द कूल थिंग है, और सब लोग सुन रहे थे. एक मजेदार किस्सा मैं सुनाता हूँ, ये बहुत सीरियस हो गया अभी. ये उस दौर की बात है, यही जब गजल वॉज अ फैशन. आनंद जी भाई ये सुनने वाली बात है. तो एक महफिल में एक सिंगर को गजल गा रहे थे, रंजीशी सही, मेहदी साहब नहीं आए थे जो यहाँ की बड़ी बहन है, तेरे को पता नहीं है? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, छोटी है बड़ी नहीं मालूम तो मुझे बात है. तो ये बेसिकली इट्स एक्चुअल हैपन, बट एक फैशन हो गया था, विच इज गुड. एंड लॉट ऑफ पीपल आई नो who did not know Urdu actually started to learn, to try and understand and appreciate. But उसके बाद वो गज़ल जाके फिर वो थोड़ा सा उसमें बहुत चला है. फिर ये तो उतार चढ़ाव जिंदगी के होते ही हैं. There are waves, nothing remains. The only thing constant is change. That's what they say, right? So change is constant. So you go with the change. You ride the wave. You ride the trough. Then you ride the wave again. So it's up to you. And as long as you're there, I only firmly believe कि आप अपने फन से ईमानदारी कीजिए, अपने आप से ईमानदारी कीजिए. बाकी का सब अब आजकल मैं 2 साल से मैं I've started teaching online to my students all over the world. And believe you me, खुदा की कसम है, उसमें एडवांस लेवल के भी हैं, बच्चे भी हैं, बेसिक बिगनर्स हैं. बट जब मैं सेशन में बैठता हूँ तो मैं डूब जाता हूँ, आज दुनिया से अलग हो जाता हूँ. बिकॉज आई स्टार्ट एंजॉइंग द होल एक्सपीरियंस. सुरमेंट हो जाता हूँ. एंड आई रियलाइज दैट इससे मुझ में भी बहुत फर्क आ गया है, बहुत फर्क आ गया है. आई एम गेटिंग डीपर इनटू द म्यूजिक. इनफैक्ट द अदर डे मैं आशा जी से मिलने गया था, तो लंच पे तो मैंने कहा आशा जी आपको सुनाता हूँ, कुछ सुनाओ नई चीज़ मेरी. बोले हाँ सुनाइए. तो घर में बैठे थे हम, तो शी लिसन्ड एंड शी सेड आपको पता है आप में कितना फर्क आ गया है. मैं बोला नहीं मुझे पता ही है. सीरियसली दिस व्हाट शी सेड. बोले अब बहुत फर्क आ गया है आप में. बोला कितना? बोले बहुत. अब आप में वो आपके उस्ताद की झलक नजर आ रही मुझे. तो आई सेड दैट इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट. आप कह रही हैं तो बहुत बड़ी बात. थैंक यू सो मच. जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, अब व्हाट इज जो, अगर मैं क्रिस्टल बॉल में आपको प्रेडिक्ट करने को कहूँ, गजल्स 5 years from now, the students who are a part of your school, who are training under you, do you find a difference in the next breed of ghazal? Let me say this, there will always be listeners of good content. आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ. Content can be music, poetry, art, anything. As long as it is of a certain standard, it will appeal to the people. So मेरे आप जो मेरी बात कर रहे हैं, ये जो मैं शुरू किया, उसमें I have a 11-year-old boy learning ghazals from Chicago. I have a 14-year-old girl learning ghazals from Bangalore. I have a 19-year-old girl learning ghazals from Toronto. And then I have different. तो ये रहेगा. ये नहीं कहता कि the listeners और जो सुनना चाहते हैं जिनको और उनकी फरमाइशें क्या होती हैं. देखिए ये भी नहीं कि उनको लाइट कोई चीज़ चाहिए सिंपल सी. अभी वो कहते हैं सर वो बात करनी मुझे मुश्किल से सिखा दीजिए ना. मैंने बेटा अभी टाइम है उसके लिए, अभी आप उसके लिए तैयार नहीं तो सर तैयार तो करवा दीजिए हमें, कहते हैं. सो दैट्स द जज्बा. सो आई थिंक इट विल रिमेन ऑलवेज एनीथिंग, वेदर इट्स फिल्म म्यूजिक और आर्ट, nothing ever dies as long as it has good content. There will be waves, there will be ups and downs. जैसे कि आजकल लोग कहते हैं कि लोग फिल्में नहीं चल रही हैं थिएटर में, कोई बात नहीं. अब आ जाएंगी अच्छी फिल्में या पसंद आ गई फिर लोग चले जाएंगे, चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. उसका ये मतलब नहीं कि फिल्में बंद हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं, ऐसा नहीं.
every person always craves something for his soul. And this is manna and food for soul. Recently you acted in a OTT film. Like to this thing, like how it Yes, came I actually recently I acted a long time back also. आपने देखा, that was a what कहते हैं ना कि फिर this is a resurgence or a second innings as an actor. Yes, I was approached by Mr. Ansel Mehta for a role in a short film which was released on Amazon. I did that, and after that I've done another film which will come out next February. It's called Gulmohar, and I've sung in it also. And it has Sharmila ji, Manoj Vajpayee, and it's called Gulmohar. It's a beautiful film. The Hotstar guy, you know. And then I've done another role as an actor, which is currently under the shoot, which is 2003, Scam 2003. ये तो अलग है. See, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जब आप एक्टिंग करते हो तो आप कैसे करते हो? मैंने कहा जब एक्टिंग करता हूँ मैं या जो भी करता हूँ उल्टा सीधा जो भी करता हूँ मैं वहाँ पर म्यूजिक सिंगर का जो हुलिया है वो मैं दूर छुड़ाता हूँ और जब मैं स्टेज पर आता हूँ गाता हूँ तो फिर मैं म्यूजिक में चला जाता हूँ और म्यूजिक में थोड़ी एक्टिंग कर लेता हूँ स्टेज की. शरद जी वुड लव टू फरमाइशें आ रही हैं मैं यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेजेस देख रहा हूँ तो बट बिफोर द क्लासिक्स और द हिट्स और कुछ नया हो जाए लाइक यू सेड कि आप आशा जी को कुछ सुना रहे थे तो देयर समथिंग न्यू दैट इज ब्रूइंग आई थिंक दिस विल बी द परफेक्ट ऑडियंस फॉर देम टू लिसन टू इट एंड ऑफ कोर्स सम ऑफ योर 2 lines of your classics. ये हाँ जस्ट गेम दीजिए गेम सारे का दे बेटा ढूंढ ले फेडर उसका कौन सा है उसको वो ये सर्चिंग फॉर द फेडर माइक चेंज हो गया बढ़ाओ थोड़ा सा हाई देना वो मारा है शार्प करना उसको लोज बहुत है ज़रा का पादा आधा सा इफेक्ट देना आवाज में ज़रा हाँ बेटा इफेक्ट देंगे जो पहले तो सारे का आवाज क्लियर आ रही है आपको समझ में आ रहा है इन्होंने फरमाइश की जो नई कॉम्पोजिशन है मैं ऐसे ही सुना दे रहा हूँ फर्स्ट टाइम नोबडी इज हर्ड इट अहमद फराज की एक बहुत खूबसूरत गजल थी फराज साहब की जब 2008 में आए थे मेरे पास उन्होंने मुझे दी थी और मैं ऐसे फिलवती गा दिया भूल गया था सनी मुझे याद आया बहुत अच्छी गजल है इसको मैं कंपोज करा मैंने की है और उसको रिकॉर्ड किया लेकिन रिलीज नहीं हुई उसका मतलब ये है कि ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी तो पहली बार रदीफ इस्तेमाल हुआ करनी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया ये क्या कि सबसे पहले दिल की ये क्या कि सबसे बयां ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी फराज तुझको न आई मोहब्बतें करनी ये कैसे लोग ये शेर मुझे बड़ा लगा था कि आज के दौर में भी और हर जगह है ये कैसे लोग मगर दुश्मनी निभाते हैं ये कैसे लोग मगर दुश्मनी निभाते हैं हमें तो रास ना आई मोहब्बतें करनी
बहुत सुंदर। ये क्या के सब बयां दिल की हालती ये क्या के सब ऐसे ही देना बाइक में देना उसको मत मिलाओ सिगरेट तो मुश्किल बाइक से दे देना बस ये ये क्या के सब से बयां दिल हालती करती फराज तुझको न आई मोहब्बती करनी ये क्या के सब से बयां दिल की हालती करनी ये लोग कैसे ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं हमें तो दास न आई मोहब्बती करनी हमें तो दास न आई मोहब्बती करनी फराज तुझको न आई मोहब्बती करनी ये क्या बयां दिल की हालती करने